नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। आज हम आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आर्थिक कारक की। मतलब कुछ कारक होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, और कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंतर्गत फर्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्राकृतिक संसाधन है। मतलब किसी क्षेत्र का आप देखिए, जैसे कि कहीं तेल निकल रहा है, कहीं लोहे निकल रहे हैं, तो ये नेचुरल होते हैं। कहीं पानी की अच्छी स्टोरेज है, नदी तालाब हैं, तो उस क्षेत्र में विकास अच्छा होता है। इसकी तरफ हम दूसरी तरफ देखें, यहाँ मरुस्थल होता है, जहाँ पीने का पानी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ विकास नहीं होता है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो जैसे कि अच्छी भूमि है, यदि भूमि अच्छी है तो पैदावार अच्छी होगी, वन संपत्ति अच्छी है, ठीक है, नदी पद्धति, खनिज तेल संसाधन, जैसे खनिज तेल निकलता है उस एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, अच्छी जलवायु हो। आर्थिक कारक समृद्धि के लिए प्राकृतिक साधनों का अधिक मात्रा में होना। प्राकृतिक संसाधन में कमी वाले देश जो होते हैं वह तीव्र गति से अधिक विकास करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जैसे अच्छे प्राकृतिक संसाधन के उपलब्धता आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक शर्त है। तो यदि किसी क्षेत्र में पिछड़ापन है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप नहीं किए गए हैं, ठीक है, नहीं है, या तो वहाँ है ही नहीं, और यदि है और उनको खोज नहीं पा रहे हैं, तो भी वो पिछड़ेपन का कारण होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की बात करते हैं हम। किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूंजी निर्माण एक दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है। पूंजी निर्माण का तात्पर्य हो गया जैसे कि वहाँ मशीनें, प्लांट इत्यादि लगे हुए हों, या उनको लगाए जाने की व्यवस्था हो। उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण होना चाहिए। मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। वहाँ इन्वेस्टमेंट मशीनों में, प्लांट बनाने में, नई नई प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में, उत्पादन को बढ़ाने में आदि किए जाते हैं, तो जिससे देश की उत्पादक क्षमता और श्रमिक की कुशलता में वृद्धि होती है। यदि एक श्रमिक जो हाथों से काम कर रहा है या पुराने औजारों से काम कर रहा है, उसके बदले में यदि वो मशीन पर काम करे और नई टेक्नोलॉजिकल मशीनें आ जाएं, जैसे कि पहले मान लीजिए टाइपराइटर पर व्यक्ति टाइप करता था, आज कंप्यूटर पर टाइप करता है, ठीक है, तो और तुरंत प्रिंट निकल जाता है कंप्यूटर पे, एक की जगह 100 कॉपी निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ। तो इसी प्रकार से जब कोई प्राकृतिक संसाधन का भी दोहन करना है तो वहां में टेक मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ये संकेत देती है कि समुदाय अपनी समस्त आय वर्तमान उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं करता है, उसका कुछ भाग बचा लेता है। मतलब जो आय हुई उसमें से कुछ भाग बचा लिया और वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि लेकर आता है। नेक्स्ट है तकनीकी उन्नति, यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना भी अति आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले तकनीकी उन्नति बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तकनीकी उन्नति पुरानी विधियों में सुधार, उत्पादन में बेहतर विधियों का अनुसंधान का संकेत देता है। कभी कभी तकनीकी उन्नति का परिणाम उत्पादकता में वृद्धि होती है। मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी उसका उदाहरण दिया टाइपराइटर का, तो टेक्नोलॉजी चेंजेस होना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन या अन्य संसाधनों का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक प्रभावशाली और अधिक लाभप्रद प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाती है। यानी टेक्नोलॉजी में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और लाभ बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। अच्छी तकनीकी के आज जब हम बात कर रहे हैं बेंगलोर की, या जो हमारे भारत में विकसित राज्य जो हो गए, जो जिन राज्यों की स्थिति अच्छी है, वहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा आया।
यदि आप देशों की बात करें तो यूएसए में, फ्रांस में, चाइना में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है। संसाधनों की सहायता से अधिक उत्पादन करना, संसाधनों की कम मात्रा से उतना ही उत्पादन करना संभव हो जाता है। यानी कम चीज़ों से अधिक उत्पादन किया जा सकता है यदि टेक्नोलॉजिकल अच्छी है तो। उदाहरण, तकनीकी उन्नति प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करने में योग्यता सुधार लाती है। उदाहरण के लिए शक्ति के साधनों द्वारा चलाए जाने वाले कृषि के उपकरणों के प्रयोग से कृषि के उत्पादन में बहुत अधिक होगी। पहले सिंचाई कुओं से होती थी, ठीक है, अब कुओं की बजाय सिंचाई स्प्रिंकलर से हो रही है। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी में भी पहले आपने देखा होगा, यदि पुराने किसी खेत पे बैलों से पानी खींचते थे, अब क्या हो रहा है, वो पानी कौन खींच रहा है, मोटर खींच रही है। तो कम समय में बहुत अधिक मात्रा में पानी उससे निकलता है और अच्छी सिंचाई हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अन्य उन्नतशील औद्योगिक राष्ट्र सबने उन्नतशील तकनीकों के प्रयोग से औद्योगिक शक्ति प्राप्त कर ली है। वास्तव में उत्पादन की नई तकनीक अपनाने से आर्थिक उन्नति में सुविधा हो जाती है। तो जैसे जैसे आप नई टेक्नोलॉजी यूज करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती चली जाएगी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता से तात्पर्य है निवेश के लिए अवसरों का पता लगाने की योग्यता, ठीक है, वही एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इसमें जोखिम उठाने और नई तथा और बढ़ती हुई व्यावसायिक इकाइयों में निवेश करने की इच्छा में वृद्धि होती है। यदि एंटरप्रेन्योरशिप है तो आप नए नए व्यवसाय की इकाई लगाएंगे, रिस्क उठाएंगे, ठीक है। तो विश्व में बहुत से अल्पविकसित देश पूंजी की कमी, आधारिक संरचना, अकुशल श्रमिक, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, किंतु उद्यमशीलता की अधिक कमी के कारण निर्धन है। मतलब उनमें एंटरप्रेन्योरशिप काम करने की इच्छा ही नहीं होती, नए नए उद्योग धंधे नहीं लगाते हैं, तो वहाँ विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अविकसित देशों के लिए शिक्षा, नए अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का वातावरण सृजित करना अनिवार्य है। तो ये उद्यमशीलता होती है। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है मानव संसाधन विकास। आर्थिक समृद्धि के स्तर का निर्धारण के लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली जनसंख्या का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारी जनसंख्या है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यदि वो जनसंख्या कुशल है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाएगा, जनांकीय लाभांश। और यदि इसके विपरीत वो यदि अकुशल है या कुशल नहीं है तो वो क्या होगा, हमारे लिए बोझ हो जाएगा, और वो बोझ हो जाएगा तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मानव पूंजी में शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी, मतलब उनके अंदर अच्छे मानव पूंजी में बदलना चाहिए, मतलब वो कुशल हो जाए और उनकी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बने और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो ऐसी जनसंख्या देश के विकास में योगदान देती है। अन्य सामाजिक योजनाओं के रूप में निवेश में बहुत अधिक वांछनीय है। मानव संसाधन विकास लोगों के ज्ञान, कौशल और उनकी उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि लाता है। तो उनके ज्ञान में, कौशल में, उत्पादकता बढ़ने की संपत्ति, मतलब यदि वो उन व्यक्तियों का विकास होगा तो वो अच्छे ज्ञानी होंगे, वो अच्छे टेक्नोलॉजिकल सेवी होंगे, कुशल होंगे, और उससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और देश का विकास होगा। जनसंख्या वृद्धि, श्रम की पूर्ति जनसंख्या वृद्धि से होती है। मतलब जो यदि सप्लाई चाहिए आपको, लेबर चाहिए, ठीक है, लेबर सप्लाई जो होगी वो जनसंख्या से होती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत बाजार, परंतु ये जनसंख्या तभी हमारे काम की होती है जब वो कुशल होती है, ठीक है। अच्छे लेबर, एक कुशल लेबर है, स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर है। तो स्किल्ड लेबर देश के लिए फायदेमंद रहती है। अधिक श्रम अधिक उत्पादन करता है और जिससे विस्तृत बाजार आत्मसात करता है, ठीक है। उत्पादन, आय, रोजगार बढ़ते हैं, आर्थिक समृद्धि में सुधार होता है, किंतु जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है सामाजिक लागतें। आर्थिक समृद्धि का एक निर्धारक सामाजिक लागत का प्रभाव, जैसे स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थाएं, चिकित्सा, महाविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसी सुविधाएं कार्यशील जनसंख्या को स्वस्थ, कुशल और उत्तरदायी बनाती है। ऐसे लोग अपने देश के आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं। तो यदि स्कूल, कॉलेज, तकनीक संस्थान, चिकित्सालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, तो ऐसी जो सुविधाएं होती है जनसंख्या को स्वस्थ, कुशल और उत्तरदायी बनाती है। तो ये सामाजिक लागत होती है। परंतु इनसे क्या होता है, जो हमारी जो जनसंख्या होती है वो कुशल होती है। तो इस प्रकार से हमारे ये सब आर्थिक कारक हुए। अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक कारक की। मतलब इससे पहले जो भी हमने वो पॉइंट देखे वो सब आर्थिक कारक थे, इकोनॉमिक फैक्टर थे, किसी ना किसी रूप में इकोनॉमी, मतलब अर्थ से संबंधित या धन से संबंधित थे, ठीक है। अब यह बात करते हैं हम गैर आर्थिक कारक, जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर पहला तो राजनीतिक कारक,
यानी कि यदि राजनीतिक कारक से तात्पर्य ये हो गया कि वहाँ का प्रशासन कैसा है। यदि वहाँ सरकार कुशल होगी, ईमानदार होगी और उनके उद्देश्य ऐसे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता होगी, तो वहाँ विदेशी पूंजी आकर्षित होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि राजनीतिक स्थिति नहीं है तो वहाँ विकास का संभावना कम होता चला जाता है और चोर बाजारी, काला बाजारी जैसी गैर आर्थिक घटनाएं घटती है, जिसके कारण देश में पिछड़ापन आता है। नेक्स्ट है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें हम, ये किस प्रकार से गैर आर्थिक कारक में है। सामाजिक कारक में सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक संस्था सम्मिलित होती है। मतलब समाज के अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्था सम्मिलित होती है, जो शिक्षा के विस्तार एक समाज से दूसरे समाज में रूपांतरण से परिवर्तित होते हैं। आधुनिक विचारधारा मूल्य तथा दृष्टिकोण से नई खोज और नव उत्पाद लाते हैं। मतलब सामाजिक कारक होते हैं, मैंने साइकोलॉजिकल होता है, और सोशल जो कारक कोजेस होते हैं वो रीति रिवाज, व्यावसायिक, भौतिक, भौगोलिक स्थितिशीलता को सीमित करते हैं। यानी यदि वहाँ का सोशल डेवलपमेंट अच्छा है, लोग पुरानी दकियानुसी विचारधाराओं से ग्रसित नहीं है, तो उस देश के अंतर्गत उत्पादन बढ़ेगा, विकास होगा, लोग कुंठित विचारधारा नहीं होगी, एक नई आशावादी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसके कारण देश में विकास होगा। शिक्षा नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा गैर आर्थिक कारक है, क्योंकि यदि लोग शिक्षित होंगे तो अच्छी तरह से उस देश का विकास होगा। शिक्षा होगी, जो लेबर है वो सब कुशल होगी। मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रम की कुशलता में सुधार होता है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो उसकी कुशलता में सुधार होगा, वो हर चीज़ को जानता होगा, नए नए विचार आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से उसको पता होता है, दूसरे देशों में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में उसे जानकारी होती है। तो इस प्रकार से वो अपने उत्पादन को बढ़ाता है। नेक्स्ट है भौतिक सुधार की इच्छा। भौतिक उन्नति की इच्छा आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक पहली शर्त है। जो स्वयं संतुष्टि, स्व स्वीकार, भाग्य में विश्वास रखते हैं, जोखिम और साहस को सीमित करते हैं, देश पिछड़ा हुआ रखते हैं। मतलब जो लोग जोखिम और साहस कम लेते हैं वो लोग, वो देश पिछड़े हुए होते हैं। तो हमें इस प्रकार की भौतिक सुधार की इच्छा भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे कुछ आर्थिक और गैर आर्थिक कारण थे जिनको हमने जाना, वो हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।